उत्तराखंड चुनाव से पहले चुनावी हलचल हुई तेज। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपके कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी का दावा, 75 कार्यकर्ता 29 पदाधिकारी बीजेपी में हुए शामिल। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 15 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 19 मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में मानसून की विदाई टली। 30 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सभी आला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का दावा है कि 75 कार्यकर्ता और 29 पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले हलचल लगातार तेज होती जा रही है। दल बदल का सिलसिला देखा जा रहा है। बीजेपी में तमाम कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों के। अब आम आदमी पार्टी को इससे बड़ा झटका लगा है। जो दावे लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता उनके बूथ स्तर पर मौजूद हैं, और जो दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उन दावों को बड़ा झटका लगता है एक बार नजर आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का दावा किया जा रहा है कि 75 कार्यकर्ता 29 पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का हाथ थाम लिया है आम आदमी पार्टी का छोड़ करके। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। उत्तराखंड की राजनीति लगातार नए मोड़ पर आ रही है। अब एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दल बदल का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि बहुत कम समय में अब आचार संहिता लागू हो जाएगी और समय बहुत कम बचा है सभी राजनीतिक दलों के पास। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तमाम कार्यकर्ता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए का नुकसान भी इसका आम आदमी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है आगामी विधानसभा चुनाव में। और बीजेपी का जिस तरीके से टीम बढ़ती जा रही है बीजेपी की, दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 75 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का दामन थाम लिया गया है। तो बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही है उत्तराखंड में, और बीजेपी की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। मंथन के साथ रणनीति बनाई जा रही है और मिशन 2022 को लेकर काम किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जानकारी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए और कितना नुकसान 2022 के लिए? जी सोनिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टियों में जो नेता है वो दल बदल करना भी शुरू हो चुका है। कि जिस तरीके से देखा गया कि आपने देखा होगा अभी हाल में एक विधायक बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी को भी उत्तराखंड में एक बड़ा झटका लगा है कि उनके काफी नेता, यानी कि बीजेपी का दावा है कि 75 नेता और 25 पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी का अभी तक उत्तराखंड में कोई भी वजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार कुंभा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका ये उत्तराखंड में लगा है कि 75 कार्यकर्ता उनके टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इससे बीजेपी को जरूर फायदा यहाँ पर होता दिख रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। तो अब उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उनका साफ
साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से 75 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ी ही मजबूती उत्तराखंड में मिलेगी। जी तो धनराज, ऐसे में जो दावे आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा, उन दावों को कैसे पूरा करेगी अब? जी बिल्कुल सोनिका, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, हालांकि जिस तरीके से उनके नेता टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आम आदमी पार्टी किस तरीके से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। हालांकि उनका पहले से ही उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति लगातार उत्तराखंड में होती आई है, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में एंट्री की है राजनीति में, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि 2022 के चुनाव में आखिर किसकी सत्ता हासिल होती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस लगातार काम कर रही है। बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है, बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार घोषणाएं कर रही है उत्तराखंड में आकर। अभी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर बिजली फ्री देने की घोषणाएं की थी, वहीं उन्होंने रोजगार गारंटी कार्ड उत्तराखंड में चला दिया। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर आम आदमी पार्टी किस तरीके से उत्तराखंड में अपना वजूद बना पाती है। जी, और जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, धनराज, कितना फायदा बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव जब नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं जो दल बदलू का कार्यक्रम है वो उत्तराखंड में शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले भी जब एक बार 2017 में भी ऐसा ही हुआ था कि जिस तरीके से विधायक लगातार टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे और तमाम विधायक जीते भी थे, उसके बाद वो मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके जब देखते हैं तो बीजेपी को काफी फायदा से बिल्कुल धनराज, बीजेपी को फायदा भी होगा, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है चुनाव से पहले ही। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धनराज। तो एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान भी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने कुल 33 समितियों की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि मदन कौशिक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है। 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और बीजेपी की तरफ से अब 33 समितियों की घोषणा कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि इस समिति में 33 विभागों की जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को घोषणा पत्र विभाग का प्रमुख बनाया गया है। बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, बीजेपी ने 33 समितियों की घोषणा कर दी है, क्या जानकारी आपके पास आ रही है, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया गया है? बिल्कुल सोनिका, देखिए बीजेपी ने कल देर रात 33 समितियों की घोषणा की और उन्होंने इस समिति में लगभग अपने A to Z यानी सीट से लगा के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें समेट लिया। आपने देखा होगा इसमें जो चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी, सांसद अजय टम्टा, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, सबको एक तरह से इस समिति में स्थान दिया गया है। माला राजलक्ष्मी शाह, मतलब इस तरह से आप पूरी लिस्ट देखें तो लगेगा कि बीजेपी ने अपने सभी शीर्ष से लगा के छोटे कार्यकर्ताओं तक को इसी समिति में समेट दिया और उन सबको काम पे लगा दिया है। दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में बीजेपी चुनाव की तैयारियों में काफी आगे दिखाई दे रही है और आप देख रही होंगी कि उनके जो प्रदेश प्रभारी है लगातार यहाँ पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के गहन दौरे पे रहे और दूसरे कार्यकर्ताओं को, दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता बीजेपी में आना चाहते हैं उनको ज्वाइन भी करा रहे। कल ही आपने देखा होगा कि लगभग 3 दर्जन के करीब आम आदमी पार्टी के लोगों ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। उसमें जो राज्य के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम भी उपस्थित रहे। तो चुनावी तैयारियों की बात करें तो बीजेपी काफी आगे दिख रही है। अब तक उनके
महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा और बीजेपी का जो मुख्य है, वो सभी मोर्चों की उनकी प्रदेश कार्य समिति भी संपन्न हो चुकी है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो तमाम कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करने जा रहे हैं। उनका शुरू हो गया होगा, 10:30 बजे से उनका संवाद होना था और वो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम शीर्ष नेता भी वहां उपस्थित रहेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी उत्तराखंड को कितना महत्व देती है और किस तरह से इसके लोगों को, इसके कार्यकर्ताओं को महत्व देती है और उनको बांध के रखती है और तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए चुनावी तैयारियों में सबसे आगे निकल गई है। धीरेन्द्र, आपने कहा जेपी नड्डा इस वक्त वर्चुअली संबोधन कर रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है बीजेपी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल सोनिका, देखिए बीजेपी इस मामले में बहुत बेहतरीन पार्टी कही जा सकती है कि संगठन करने में जरा भी चूक, कोई कोताही नहीं बरतती, कोई रिस्क नहीं लेती। आप देखिए, भले उत्तराखंड छोटा राज्य हो, लेकिन चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखें तो आप उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, ये 3 बड़े राज्य है जहां पे एक साथ चुनाव होना है। गोवा और मणिपुर का भी साथ होना है, 5 राज्यों का चुनाव साथ होना है। लेकिन ये 3 ऐसे राज्य है जिसमें बीजेपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करिए, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी तुलना में उत्तराखंड की चुनावी तैयारियों में कोई कमी, कोई अंतर आप नहीं पाएंगे। जितनी मेहनत बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए कर रही होगी, उतनी ही मेहनत उत्तराखंड के लिए भी कर रही। तो इस लिहाज से देखें, बीजेपी कम से कम चुनाव लड़ने में कोई कोताही नहीं बरतती और किसी भी चीज को छोटा नहीं समझती, किसी चीज को हल्के में नहीं लेती। बहुत गंभीरता के साथ चुनाव की तैयारी करती है और चुनाव से जीत जाती है। और शायद यही उनकी बात है जिसकी वजह से उनको धड़ाधड़ जनादेश भी देश के तमाम राज्यों में मिलता जाता है, क्योंकि सांगठनिक मामलों में वो कोई कोताही नहीं बरतती। ठीक है धीरेन्द्र, अपडेट तमाम आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा तमाम बड़ी खबरों पर उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में सीएम ने स्वरोजगार मेगा स्वरोजगार का शुभारंभ किया है। मेले में लगाए गए स्वरोजगार से जुड़े सभी विभागों के स्टॉल। तो बड़ी जानकारी सामने आई है, सीएम धामी ने स्वरोजगार करने वाले लोगों को सम्मानित किया है इस दौरान और स्वरोजगार की दिशा में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि सरकार स्वयं रोजगार और उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने सभी विभागों और अधिकारियों को प्रक्रियाएं आसान बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि काम करने वालों को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इसके लिए सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार देने वाली सोच विकसित की जा रही है। नैनो योजना के तहत छोटे उद्यमियों को लघु उद्योग के लिए 50,000 तक का ऋण 20,000 की सब्सिडी के साथ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ किया गया। विशाखा चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, सीएम की तरफ से स्वरोजगार का शुभारंभ किया गया है, रोजगार की दिशा में कितना बड़ा कदम? चुनाव से ठीक पहले रोजगार को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेरता रहा है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जो विपक्ष के आरोप हैं उसको पूरी तरीके से खारिज करने की जो शुरुआत है वो कर दी है। और जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तभी से उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में कई जो मुख्य अहम फैसले हैं वो किए हैं। और जिसमें जो स्वरोजगार मेला राजधानी देहरादून में आयोजित किया जा रहा है और कोरोना काल के बाद काफी लंबे समय अंतराल के बाद यह जो स्वरोजगार मेला है वो राजधानी देहरादून में लगाया गया है, जिसमें सभी विभागों के जो स्वरोजगार या रोजगार से जुड़े हुए जो भी जानकारी देने वाले स्टॉल हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर मौजूद है ताकि वहां पर युवा आए, जानकारी ले सरकार की योजनाओं के बारे में, स्वरोजगार से जुड़े हुए सरकार के चाहे वो सब्सिडी देने के माध्यम से प्रोत्साहित करने की जो योजनाएं हैं वो है, या फिर लोन देने के माध्यम से जो फिलहाल जो योजनाएं सरकार के द्वारा लेके आई गई हैं वो इस स्वरोजगार मेले का जो उद्देश्य है वो रहा है। और कल बहुत अधिक संख्या में युवा यहाँ पर जहाँ पर यह स्वरोजगार मेला आयोजित किया गया था वहाँ पर एकजुट हुए और जानकारी ली सभी युवाओं ने कि क्या जो फिलहाल
संसाधन है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चाहे रोजगार को लेकर या स्वरोजगार को लेकर। जी विशाखा, अहम बात ये कि ये रोजगार कब तक मिलेगा, 2022 से पहले या 2022 के बाद? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल रोजगार की जो फिलहाल स्थिति है वो राज्य सरकार ने स्पष्ट की है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई है, चाहे उसमें सब्सिडी देने का जो योजना है वो है कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको यदि कोई युवा, राज्य के युवा स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए जाहिर तौर पर उन्हें प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी देने का प्रावधान है, बिना ऋण के लोन उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है वो भी राज्य सरकार की तरफ से रखा गया है। और ये सभी योजनाएं चुनाव से पहले जो जनता है, जो युवा है, वो इनका लाभ ले सकते हैं। और जाहिर तौर पर जितनी भी जो फिलहाल लघु उद्योग है या जो पहाड़ी जो उत्पाद है उनको प्रोत्साहित कराने की दिशा में, उनसे स्वरोजगार लेने की दिशा में राज्य सरकार का जो फिलहाल प्रयास है वो किया जा रहा है कि जो राज्य के युवा हैं वो राज्य में ही स्वरोजगार के अवसर पैदा कर सके। और रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की फिलहाल सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो भी राज्य के अंदर। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें देवभूमि में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, मामले घटने लगे हैं और हालात सामान्य अब होने लगे हैं। ये जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है कि 24 घंटे के अंदर मामले भी अब बेहद कम आने लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है कि देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में अब कमी आ गई है। 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, ये 24 घंटे के आंकड़े, और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है 24 घंटे में। 19 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर लौट गए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या अब घटकर 214 तक पहुंच गई है। तो उत्तराखंड में मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और संक्रमित मामलों की संख्या अब घटकर 214 तक पहुंच गई है, यानी सक्रिय मामलों की संख्या 214 तक अब पहुंच गई है। तो ये जानकारी अब सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती नजर आ रही है। हालांकि तीसरी लहर की भी आशंका है, तो प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्क और सावधान रहें। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। सभी तैयारियां अस्पताल में की गई हैं। प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर के अंत तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और इसके लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। रिकॉर्ड स्तर पर रोजाना उत्तराखंड में टीकाकरण भी किया जा रहा है। तो कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं, हालात सामान्य हो गए हैं उत्तराखंड में। हालांकि पाबंदियां अभी जारी हैं क्योंकि नाइट कर्फ्यू उत्तराखंड में लागू है। पाबंदियां पहले की तरह ही अभी जारी की गई हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन भी कराया जा रहा है। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ये प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। हालांकि मामले कम हो गए हैं, हालात सामान्य होने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर 15 संक्रमित और राहत भरी खबर यह है कि एक भी मरीज की 24 घंटे के अंदर मौत नहीं हुई है और 19 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 214 तक पहुंच गई है। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात अब सामान्य होने लगे हैं, लोगों में एक राहत भरी खबर देखी जा रही है क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, दहशत लोगों में थी, एक डर लोगों के मन में था। हालांकि अभी भी तीसरी लहर की आशंका है, विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर कर दी गई है। खासकर बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, ये कहा गया है। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है, क्या हालात अब आप देखते हैं? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के हालात इस वक्त सामान्य होते जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना की जो ग्राफ की बात करें, कोरोना की जो लहर की बात करें, वो उत्तराखंड में दम तोड़ती नजर आ रही है। आप देखिए लगातार जिस तरीके से सेकंड वेव में कितनी तेजी से कोरोना केसेस बढ़े, लेकिन सरकार की जो तैयारियां थी उस वक्त हालांकि कम थी, तो उससे कहीं ना कहीं जो या जागरूकता की बात कहें या सरकार की तैयारियों की बात करें, तो दोनों ही चीज में कमी थी, तो उससे कहीं ना कहीं केसेस बढ़े। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की जनता इस वक्त काफी जागरूक नजर आ रही है और साथ साथ सरकार की जो तैयारियों की बात करें, सरकार की जो व्यवस्थाओं की बात करें और सरकार का जो अनुपालन कराने का जो तरीका है,
उसकी बात करें, उन सबका ही एक नतीजा है कि निकल के सामने आ रहा है। देखिए आप लगातार उत्तराखंड में कोरोना केसेस कम होते जा रहे हैं। अगर कल की बात करें तो सक्रिय केसेस की अगर बात करें, जो एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 250 के बात है, और आज आप देखिए 214 के एक्टिव केसेस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से धीरे धीरे सरकार का वैक्सीनेशन का लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे जा रही है, तो ऐसे ही जो कोरोना के जो केसेस की एक्टिव केसेस की संख्या है, ये भी धीरे धीरे जो मौत के आंकड़ों की तरह शून्य होता है कुछ दिनों में नजर आएगा सामने। और ये जिक्र करिएगा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है उत्तराखंड में? देखिए सोनिका, सरकार का जो लक्ष्य रखा है, जो सरकार ने लक्ष्य रखा है, वो सितंबर के एंड तक फर्स्ट जो वैक्सीनेशन होती है, जो फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन होती है, उसको पूरे उत्तराखंड को करने की बात कही है। देखिए उसमें 95% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की उत्तराखंड की जनता को कर दी गई है, और सितंबर के एंड तक 5% जो लोग बचे उनको भी फर्स्ट डोज से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है, और साथ साथ जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अगर बात करें, उनका जो लक्ष्य है वो ये है कि जो दिसंबर के एंड तक सेकंड डोज की वैक्सीनेशन के साथ पूरा उत्तराखंड फुल्ली वैक्सीनेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तेजी से इस लक्ष्य की तरफ भाग रही है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार का जो लक्ष्य रखा है, सरकार इसे 2 दिसंबर के एंड तक पूरा कर लेगी सोनिका। और जमीनी स्तर पर जानकारी दीजिएगा कि क्या लोग आपको अब सावधान और सतर्क नजर आते हैं, जागरूक नजर आ रहे हैं? जी सोनिका, देखिए आपने जिस तरीके से जमीनी स्तर के हालात की अगर बात करें, तो इस वक्त लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। और देखिए इस जागरूकता का ही नतीजा है कि धीरे धीरे जो केसेज है वो कम होता नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखिए धीरे धीरे जब मौसम खुल रहा है और लगातार बारिश के जो हालात है वो कुछ दिन से सामान्य है। कल शाम थोड़ी बारिश हुई, लेकिन आज देखिए देहरादून के अंदर और बात उत्तराखंड के पूरे उसके अंदर धूप निकली हुई है। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों का रुझान भी उत्तराखंड की तरफ दोबारा बढ़ने लगा है। क्योंकि तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के हालात पर जानकारी दे रहे थे संचित। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आई है इस वक्त की। सिद्धू के बाद पंजाब में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया सिद्धू की तरफ से, उसके बाद अब दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सीएम चन्नी। सिद्धू को लेकर कांग्रेस कड़ा रुख अपना सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आई है। दरअसल पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत का दौरा भी रद्द किया जा रहा है और आला कमान अब पूरी तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी जारी कर दी गई है। तकरीबन 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सीएम चन्नी। आपको शाम तक अच्छी खबर मिल रही है, उनसे बात हो रही है। कोई छोटे मोटे कोई नया अध्यक्ष मिल रहा है पंजाब कांग्रेस भैया, छोटी मोटी जो है वो कहते हैं। सर कारण क्या है? आपको कहा कि परिवार की छोटी मोटी शिकायतें हैं। सर रिजाइन देना, पहले इस्तीफा देना फिर मान जाना, ये लगता नहीं है कि बड़ा अजीब सा होगा? मेरे भाई परिवार में कभी ये चीजें पनप जाती है। सर कांग्रेस में कुछ अरे बात हो गई है उनसे, वो बात चल रही है और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये बताइए दबाव में क्यों रखना चाहते हैं? नहीं ऐसा कोई दबाव। रूठना बनाना कब तक चलेगा? रूठना बनाना तो चलता रहता है, मियां बीवी का भी चलता रहता है, परिवार में भी। लेकिन वेरका साहब पहली बात तो ये है। तो नवदीप छावड़ा हमारे रीजनल हेड और सीनियर साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुक करेंगे। नवदीप, जिस तरीके से सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, लगातार हम देख रहे हैं वो रूठते नजर आते हैं। अब एक बार फिर वो रूठ गए हैं या किस वजह से वो रूठे हैं, ये जानकारी दीजिएगा। और कहा जा रहा है कि 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने वाला है? देखिए बिल्कुल फोनका जो अगर जिस तरीके से बात करें तो पंजाब कैबिनेट की बैठक कल ही देर रात को और प्रति गई थी 10:30 बजे ये बैठक थी। 11:15 के आसपास ये बैठक जो है सचिवालय के अंदर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री करमवीर सिंह चन्नी तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक के अंदर मौजूद है। लेकिन इस बैठक के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा नहीं, क्योंकि जितने भी मंत्रियों से जितने भी विधायकों से हमारी बातचीत है, उनका कहना था कि जो पंजाब के डेवलपमेंट के एजेंडे हैं उस पर चर्चा की जाएगी और बड़ी घोषणा जो है आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हो सकता है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट थे उनको रद्द करने की जो बात थी, जो बिजली सस्ती करने की पंजाब की बात थी, उस पर आज मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आज से 2 दिन के पंजाब दौरे के अंदर है, लुधियाना वो पहुंचने वाले हैं और कल
आज वो व्यापारियों से जो है वो मीटिंग करेंगे। कल पंजाब के लिए वो कोई बड़ी जो गारंटी दे सकते हैं, तो उससे पहले मुझे लगता है पंजाब सरकार आज कोई बड़ा ऐलान कर सकती है जिससे लोगों को सीधा हाथ पहुंचे। दूसरा जहाँ तक नवजोत सिद्धू की बात है, देखिए थोड़ी देर पहले प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजावड़ी वो अभी सेक्रेट पहुंचे थे, सुबह वो पटियाला गए थे, देर रात को भी वहीं थे, तो उनका भी यही कहना था कि छोटी छोटी नाराजगी है उसको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज जो है, नवजोत सिंह सिद्धू ने थोड़ी देर पहले ही अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि उसको भी हम सुन नहीं पाए पूरी देर पहले ही, जब तभी सोनिका वो वीडियो जो है शेयर किया गया, लेकिन उसका जो शीर्षक दिया गया उसमें यही है कि मैं सत्य और सत्य की लड़ाई जो है वो हमेशा लड़ता हूँ। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो एक फेसबुक पर भी उन्होंने ये पोस्ट जो है डाल दिया है, ट्विटर पर भी डाल दिया है, वीडियो जो है वो जारी कर दिया। हद तक लड़ाई के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो प्रयास किए जा रहे थे या एक संदेश जो नवजोत सिंह सिद्धू की तक ये पहुंचा दिया गया था कि अगर वो नहीं मानेंगे, अगर इसी तरीके से वो हट करते रहे, और जिस तरीके से 2 या 3 नामों पर सोनिका चर्चा शुरू हो गई थी, कुलजीत सिंह नागरा जो फतेहगढ़ से विधायक आते हैं कांग्रेस के, या फिर रमनीत सिंह बिट्टू जो लुधियाना से इस वक्त कांग्रेस के सांसद है, और स्वर्गीय जो बेअंत सिंह पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए शहादत हासिल की थी, उनके जो पोते हैं उनके नाम यानी कि नवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी जो था वो चर्चा के अंदर आ रहा था। तो मुझे लगता है आला कमान ने ये संदेश कहीं ना कहीं जरूर सिद्धू तक पहुंचा दिया गया होगा कि अगर वो इसी तरीके से हट करते रहे तो कमान जो है किसी और को देने में देरी नहीं की जाएगी। तो यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो आप भी वहीं से कहीं ना कहीं हमारा चैनल वहां से प्ले कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पे भी वो वीडियो शेयर जो कर दिया, और ट्विटर हैंडल पर जो नवजोत सिंह सिद्धू के वो भी वीडियो जो है वो डाल दिया गया है। तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं ये संदेश अब शायद नवजोत सिंह सिद्धू देने का प्रयास कर रहे होंगे सोनिका के, वो अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं अधिकारों की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं खुद वो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से अभी राजकुमार वेरका ने कहा था कि थोड़ी देर बाद आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, तो शायद अच्छी खबर यही हो सकती है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अब उनका मार मुनावर जो है वो शायद दूर कर लिया गया, और उसी को कहीं ना कहीं अब आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर जो पंजाब कांग्रेस के अंदर कलह की बड़ी खबरें आ रही थी, शायद अब वही चीजें जो है एक समर्थन की, पैचअप की, या फिर सिद्धू के मानने की खबरें थोड़ी देर बाद सुनने को मिले। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिद्धू को यह क्लियर संदेश जरूर दे दिया गया कि अगर उन्होंने अपना यह हथकर्मी नहीं छोड़ी इस तरीके से, तो उनके पास विकल्प मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा और भी उनके पास चेहरे हैं जो पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू को क्लियर संदेश जो है अहम जानकारी नवदीप आपने दी है हमें। अब देखना होगा कि पंजाब कांग्रेस की राह आगे किस तरीके से रहने वाली है। बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से भूचाल इस वक्त देखा जा रहा है, उसके बाद एक बैठकें भी चल रही है, और अब देखना होगा आगे किस तरीके से पंजाब कांग्रेस की राह देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।